बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में थर्ड मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं लिपिड्स। इससे पहले हम वाटर डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर चुके हैं। देखिए लिपिड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लिपिड्स असल में कुछ कंपाउंड्स का एक ग्रुप है। इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इन सब का फीचर ये है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। सो लिपिड्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, a group of organic compounds that is insoluble in water. That is insoluble in water, but soluble in organic solvents like chloroform, ether, benzene, but soluble in organic solvents. Like what? Like chloroform, ether, benzene, etc. Ether, benzene, etc. तो पहला पॉइंट ऑफ डिबेट जो कि एमसीक्यू पॉइंट है वो ये है कि व्हाई आर लिपिड्स नॉट वाटर सॉल्युबल। कार्बोहाइड्रेट्स तो अक्सर सॉल्युबल है वाटर में, लाइक मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, कुछ पॉलीसेक्राइड्स हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबल है। तो लिपिड्स सॉल्युबल क्यों नहीं है? आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि लिपिड्स में असल में ऑक्सीजन कंटेंट कम है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो लिपिड्स have less oxygen content than carbohydrates. Therefore, they are insoluble in water. Therefore, they are insoluble in water. इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है वो ऑक्सीजन है। लिहाजा आप अगेन इसे एक एमसीक्यू बना सकते हैं। हर पॉइंट से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। लाइक सपोज मैं बनाता हूँ कि व्हाट एलिमेंट फेवर्स a substances solubility in water. अगर ऑप्शंस ये दिए हैं नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन। एक सब्सटेंस का ऑक्सीजन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही वाटर सॉल्युबल हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, स्टडी बाय कंपैरिजन। आपने इम्प्रूविंग स्टडी स्टाइल में एक पॉइंट लिखा था स्टडी बाय कंपैरिजन। तो अगर आप कंपेयर कर ले कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया था, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। लिपिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ते हैं। जो पहला ग्रुप हम पढ़ेंगे इसे कहते हैं असाइल ग्लिसरोल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर हम उसके बिहाइंड कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। असाइल ग्लिसरोल क्या है? दीज आर एस्टर्स ऑफ glycerol and fatty acids। डेफिनेशन में 5 वर्ड्स है। आपने देखना कि उससे एस्टर कहते हैं। As a result of reaction
between alcohol and acid. अल्कोहल और एसिड के दरमियान जो रिएक्शन है उसके रिजल्ट के तौर पर जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वो है एस्टर. व्हाट इज ग्लिसरॉल? अब देखते हैं ग्लिसरॉल क्या है. ग्लिसरॉल असल में 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है जिसमें 3 OH यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं. मैं नेक्स्ट पेज पर पहले ग्लिसरॉल का रिएक्शन स्ट्रक्चर बता देता हूँ. देखिए ये है ग्लिसरॉल. 3 कार्बन्स हैं, 3 OH है. So a compound consisting of 3 carbons and 3 OH groups is known as glycerol. A compound consisting of 3 carbons and 3 hydroxyl groups is glycerol. Now, what is fatty acid? Fatty acid is a long chain of carbons with carboxyl group. इनमें carboxyl group होगा. या carboxyl group हम इसे लेते हैं. So a long chain of carbons with a carboxyl group is fatty acid. अब हम एक fatty acid देखेंगे. Fatty acid, a long chain of carbon atoms with a carboxyl group. Which is COOH group. दोबारा डेफिनेशन देखिए. असाइल ग्लिसरॉल को कैसे डिफाइन करते हैं. दीज आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. अब तक डेफिनेशन हमने डिस्कस नहीं की प्रॉपर. कैसे एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. अब आप इसका एक कंसेप्ट देख लें. मैं एक सिंबल यूज करूंगा. ये सिंबल हमेशा मैं यूज करूंगा ग्लिसरॉल के लिए. ये 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है. ये सिंबल मैं यूज करूंगा ग्लिसरॉल के लिए और ये सिंबल मैं यूज करूंगा फैटी एसिड के लिए. अब आप इसे देखते जाएं. अगर ऐसा हो कि एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जो कंपाउंड बनेगा इसे हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड. मोनोग्लिसराइड क्या है? A glycerol combined with one fatty acid with the release of one water molecule. नेक्स्ट केस देखें. अगर ऐसा हो कि एक ग्लिसरॉल के कार्बन 1 के साथ फैटी एसिड लगे, कार्बन 2 के साथ फैटी एसिड लगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे. कंपाउंड क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड. जो सबसे ज्यादा कॉमन असाइल ग्लिसरॉल है वो है ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है? एक ग्लिसरॉल के कार्बन 1 के साथ फैटी एसिड कंबाइन हो कार्बन 2 के साथ और कार्बन 3 के साथ और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो तो ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल. अब डेफिनेशंस को या दोबारा देखें. मैं या इसके साइड पर वही डेफिनेशन लिख लेता हूं कि असाइल ग्लिसरॉल क्या है? एस्टर्स of fatty acid
एंड ग्लिसरॉल। देखिए ये है ग्लिसरॉल, ये है फैटी एसिड्स। जब ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, राइट, OH है इसमें, ओल अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, फैटी एसिड एक एसिड है। अल्कोहल और एसिड के दरमियान रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बने उसे क्या कहते हैं, उसे एस्टर कहते हैं। तो तमाम जो असाइल ग्लिसरॉल होंगे वो एस्टर्स होंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कंबाइन होने से बनेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन ट्राईग्लिसराइड्स, जिन्हें ट्राई असाइल ग्लिसरॉल कहते हैं या इन्हें न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। दे आर न्यूट्रल लिपिड्स, दे आर न्यूट्रलाइज्ड। अब जो इन असाइल ग्लिसरॉल्स में ये पार्ट है, ये पार्ट है फैटी एसिड। अब इस फैटी एसिड के फीचर्स पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ फैटी एसिड्स इन ट्राइग्लिसराइड्स। फीचर्स ऑफ फैटी एसिड्स इन असाइल ग्लिसरॉल। पहला पॉइंट, ये जो फैटी एसिड्स ट्राई असाइल ग्लिसराइड में या असाइल ग्लिसरॉल्स में होते हैं, इनमें कार्बन्स की तादाद इवन होती है, हमेशा जुफ्त होती है, ताक नहीं होती। दे हैव even number of carbon atoms, like कार्बन्स 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, एट्सेट्रा। नंबर 2, जो एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं, लाइक एसिटिक एसिड, एक फैटी एसिड है। ब्यूटायरिक एसिड, ये एक फैटी एसिड है। पामिटिक एसिड, ओलिक एसिड। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, ब्यूटारिक में 4 कार्बन है, पामिटिक में 16 कार्बन है, ओलिक एसिड में 18 कार्बन है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इनमें सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं सैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। So saturated are with single bonds, ऐसे सिंगल याद रखें, ऐसे सैचुरेटेड याद रखें। Unsaturated with double bond, with multiple bonds. So these fatty acids may be saturated or unsaturated. These fatty acids may be saturated or unsaturated. जो इनमें सैचुरेटेड हैं वो फर्स्ट 3, ये 3 सैचुरेटेड हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं। जो अनसैचुरेटेड है वो लास्ट वाला है, ओलिक एसिड इज अनसैचुरेटेड। एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल, एस से सॉलिड। जो सैचुरेटेड होते हैं वो घी के फॉर्म में होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं। जो अनसैचुरेटेड है वो ऑयल बन जाते हैं, ओलिक एसिड ऑयल है। तो थर्ड पॉइंट याद रखें कि फैट्स यानी लिपिड्स विद सैचुरेटेड fatty acids are in the form of ghee, वो सॉलिडिफाई होते हैं। एंड फैट्स with unsaturated fatty acids, with unsaturated fatty acids are in the form of oils,
are in the form of oils. Let's see. ये पॉइंट बहुत ही अहम है, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में भी इसका तस्करा है ईथीन वगैरह में. सो ऑयल एंड घी में क्या फ़र्क है? कि घी अगर आप मेल्ट भी कर ले दोबारा सॉलिड बन जाता है. ये है घी, ये है ऑयल. तो फ़र्क ये है कि ऑयल में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ये होते हैं अनसेचुरेटेड. घी में सेचुरेटेड बॉन्ड्स. ऑयल को घी को ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं. एनिमल फैट्स अनब्रांच्ड होते हैं, प्लांट्स के फैट्स फैटी एसिड्स ब्रांच्ड या रिंग्ड होते हैं. सो फैटी एसिड्स in animals are unbranched but produce more calories. ज़्यादा कैलोरीज एनिमल फैट्स से प्रोड्यूस होते हैं. एंड फैटी एसिड्स इन प्लांट्स आर ब्रांच्ड. इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो या ब्रांच्ड होंगे और रिंग्ड या बेंजीन की तरह रिंग बनाएंगे. आपने इस पॉइंट को कैसे याद रखना है? पॉइंट अक्सर भूल जाते हैं हम कि ब्रांचेस कहाँ पर होते हैं. ब्रांचेस प्लांट्स के होते हैं, दरख्त के शाख होते हैं. तो एज अ फैटी एसिड्स इन प्लांट्स आर ब्रांच्ड. इससे आप पॉइंट याद रखें. इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी का नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. ये पॉइंट टेस्ट में एक बार आया भी है. तो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सॉल्युबिलिटी, इनका डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ. जितने कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे उतना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उतने ही ये ज़्यादा सॉल्युबल होंगे. फॉर एग्जांपल पामिटिक एसिड में 16 कार्बन्स हैं. एसिटिक एसिड में 2 कार्बन्स हैं. किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? पामिटिक एसिड का हाई होगा, वो ज़्यादा सॉल्युबल भी हो सकता है. जो फैटी एसिड्स हैं असाइल ग्लिसरॉल के, ये पानी से हल्के होते हैं, इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है. आप पानी में ऑयल ऐड कर ले, घी ऐड कर ले, पानी के ऊपर ये फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा. जो चीज़ हैवी होती है वो सिंक करती है, जो चीज़ लाइट होती है ऊपर रहती है. लिहाजा पानी के अंदर ऑयल एंड घी आप जब भी ऐड करेंगे ये ऊपर फ्लोट करता है, इसका मतलब ये हल्का है. ये है फैट, ये ऊपर रहता है. उसका मतलब है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है. स्पेसिफिक ग्रेविटी of fatty acids in acyl glycerol is 0.8. It's lower than water. Hence ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते ही हल्के होते हैं. What is specific gravity?
हाउ डू वी कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला बुक में नहीं दिया, लोअर लेवल पर क्लासेस में ये होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस, अगर आप फैट्स का की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का मास ऊपर लिख लें, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी अगर आप एक ग्लास में 1 लीटर पानी लें, एक ग्लास में 1 लीटर घी लें, इन दोनों का मास कंपेयर कर लें तो लिहाजा पानी का मास स्लाइटली ज़्यादा होगा, घी का 0.2% वाटर से कम होगा, इसीलिए इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 आती है। ठीक है, 0.8 पानी से कुछ 0.2 ये कम होती है। यहाँ तक आज आपने इसे देखना है। इसके बाद इसके जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं लाइक वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स वगैरह, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे ये। और